हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं और स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मैं रजनीश कुमार और आज हम हमारे लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था, परमाणु के बारे में बताया था। हमने क्या बताया था कल, अपने किसके बारे में बात की थी? एटम के बारे में बात की थी, परमाणु के बारे में बात की थी। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य कण होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द किसने दिया? डाल्टन ने दिया। भारत के अंदर सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कणाद ने बताया था। इसका मुक्त अवस्था में स्थायित्व नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था मोलिक्यूल। क्या पढ़ा था? मोलिक्यूल पढ़ा था, अणु पढ़ा था। मैंने कहा था जब परमाणु परमाणु मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होता है समपरमाणुक और एक क्या होता है? विषम परमाणुक, विषम द्विपरमाणुक। ये भी द्वि आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन, जिसके अंदर सेम एटम हो, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अलग अलग पढ़े थे। उसके बाद मैंने ये बताया था भी जो अक्रिय गैस होती है ना, अक्रिय गैस है वो परमाणुिक अवस्था में स्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका विन्यास क्या होता है? पूर्ण होता है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इनका विन्यास पूरा होता है। 2, 10, 18 ना, इनके अंदर ये अक्रिय विन्यास पूरा है। ये अक्रिय गैस करती है, ये किसी क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि विन्यास इनका कंप्लीट है। इसलिए ये हमेशा कौन सी अवस्था के अंदर पाई जाती है? परमाणुिक अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? परमाणुिक अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाते हुए मैं आगे चलता हूँ। कल यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो बात ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर हमेशा कौन भाग लेता है? परमाणु ही भाग लेता है, न कि अणु भाग लेता है। कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। परमाणु ही पार्टिसिपेट करते हैं, कभी भी अणु भाग नहीं लेते, परमाणु ही भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब भी कोई संपन्न होगी उसमें परमाणु ही भाग लेंगे, अणु नहीं लेते। जैसे H2 + Cl2, तो यहाँ पर क्या बना? 2HCl बना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन है। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो ये क्या अलग अलग हो गया ना। तो ये अलग अलग अपने तरीके से क्रिया करते हैं। वैसे कोई मतलब अणु कभी क्रिया नहीं करते। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, H2 + I2 ले लो थे, तो H और I, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बनेगा? 2HI बन जाएगा। समझ में आ गया? फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ना, वो ये है भी परमाणु होता है ना, परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। परमाणु सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने परमाणु पहले भाग लेते हैं ना विक्रिया के अंदर, उतने ही बाद में भाग लेते हैं। यानी कि ना तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि मैं कोई भी विक्रिया लिखूं, जैसे ऊपर वाले में देखो 2 हाइड्रोजन थे 2 क्लोरीन थे, तो यहाँ दो दो ही बने, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। सेम एग्जाम्पल आप अमोनिया वाला ले लो, भी 3 हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या अमोनिया बना। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो परमाणु हमेशा सदैव संरक्षित रहता है, यानी कि जितने पहले थे परमाणु उतने बाद में रहते हैं, न तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके अपवाद है, आपको पता है केमिस्ट्री में तो अपवाद मिलते हैं। एक आधा अपवाद ना हो तो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनती नहीं है। तो अपवाद कौन सा है? जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उसके अंदर जो परमाणु होता है ना वो असुरक्षित रहता है। क्या रहता है? असुरक्षित रहता है। क्यों सुरक्षित नहीं रहता? क्योंकि देखो यूरेनियम है, ये क्रिया क्या बनाता है? क्रिप्टॉन बनाता है और बेरियम बनाता है। बताओ सुरक्षित रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा ना, क्योंकि हमने भाग तो लिया था यूरेनियम, बना क्या? क्रिप्टॉन और बेरियम बन गया। तो इसके अंदर परमाणु क्या रहता है? असुरक्षित रहता है। तो मैंने दो बातें बताई। पहली बात बताई परमाणु है ना वो अकेला नहीं रहता, मुक्त अवस्था में नहीं पाता। लेकिन अपवाद कौन सा था? अक्रिय गैस से। सेम यहाँ पर परमाणु संरक्षित रहता है, लेकिन एक अपवाद भी है। कौन सा? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है मूलभूत कण।
क्या है, मूलभूत कण। कण मतलब पार्टिकल। एटम के अंदर कौन कौन से मूलभूत कण पाए जाते हैं? जो मुख्य होते हैं ना, जो मेन होते हैं, वो तो 3 ही पार्टिकल होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जो अपवाद है ना, अपवाद, वो फिर अपवाद आ गया। वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये अपवाद है हाइड्रोजन के अंदर। मुख्यतः 3 ही कण होते हैं। इनके अलावा भी और कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता हो तो? कौन कौन से होते हैं? एक तो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। एक न्यूट्रिनो होता है। एक क्या होता है? मेसोन होता है। एक एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, एंटी प्रोटॉन भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पॉजिट्रॉन को हम E+ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? इसकी अब संरचना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये परमाणु की संरचना का ध्यान करना ना। हमारा लेसन क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है? परमाणु की संरचना का ध्यान करना है। तो अपने एटम की संरचना बनाएंगे। ये लो, ये लो, ये क्या परमाणु है? परमाणु के मध्य वाले भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी। खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। कौन से प्रयोग के द्वारा? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा खोज की थी। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। इनके जो परमाणु है, खोखला आवेशित गोला है, नाभिक होता है, सेंटर वाले भाग को नाभिक कहते हैं। इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। नाम किसने दिया था? जो इसका नाम दिया था ना इलेक्ट्रॉन का, वो किसने दिया? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, और ये होता है खोखला गोला। ये तो अब मैंने आपको बता ही दिया। परमाणु कैसा होता है? खोखला गोला होता है। ठीक है, और जो इस वाली जो बाहर वाला जो गोला है, इसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। कोष कह दो, चाहे ऑर्बिट कक्ष कह दो, चाहे क्या कह दो? एनर्जी लेवल कह दो। क्या कह दो? एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। चाहे तो आप इसको सेल बोलिए, चाहे ऑर्बिट बोलिए, चाहे एनर्जी लेवल बोलिए। ठीक है, अब नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है ना, वो धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। ये नेगेटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। धनावेशित कण होता है। जो प्रोटॉन की खोज की थी वो किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की। और किस प्रयोग के द्वारा किया था? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अब आप सोचोगे भी रदरफोर्ड ने भी तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, जेम्स चैडविक ने भी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने किया था बेरिलियम पर। किस पर किया था? बेरिलियम पर। और इन्होंने लिए थे हीलियम के कण। किसके कण लिए थे? हीलियम के। और इसने किया था बेरिलियम पर। ये फर्क है इतना। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इनके ऊपर चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चार्ज भी, आवेश कितना होता है। तो देखिए, पहले चार्ज की बात कर लेता हूँ मैं। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फिर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, फिर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसी को हम ESU में बदलें तो कितना आएगा? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU आएगा। और नेगेटिव तो आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और जब इसको ESU में बदलेंगे तो क्या आएगा? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। इनके आगे प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या था? उदासीन होता है। कैसा होता है?
न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, आवेश कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो ये कूलाम को हम इसी में किससे बदलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक कूलाम के अंदर 3 × 10 की पावर 9 ESC होते हैं, ठीक है। तो एक कूलाम की जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर 3 × 10 की पावर 9 रखूँगा, तो 16 3 तो 48 हो गए, और 9 है ना, 10 के 19 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -10 बचेंगे। तो ये हो गया 3 × 10 की पावर 9 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। समझ में आया अभी, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब हम क्या पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे, द्रव्यमान पढ़ेंगे। द्रव्यमान कितना कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, आपको पता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। और ग्राम के अंदर करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -28 आएगा, 28 ग्राम आ जाएगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बिल्कुल नगण्य होते हैं। और जो प्रोटॉन का होता है द्रव्यमान, वो देखो 1.67 × 10 की पावर -27 kg होता है। और ग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1.67 × 10 की पावर -24 ग्राम आएगा, क्योंकि 1000 से गुणा करना है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का होता है सेम इतना ही होता है, लगभग इतना ही होता है, थोड़ा सा अंतर, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी दोनों थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो दोनों का क्या मामूली से अंतर होता है, कहाँ अंतर होता है, जैसे 1.67 आगे 3 4 होगा, और उसके अंदर क्या होगा 4 5 होगा, यानी कि इतना से फर्क है। तो हमें तो बस मेनली दो ही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31 kg, प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10 की पावर -27 kg, इतना ही होता है। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ही फर्क होता है। और इनके जब द्रव्यमान की जब हम ऑर्डर लिखते हैं ना, जब इनके द्रव्यमान का हम ऑर्डर लिखेंगे, मास का ऑर्डर लिखेंगे, तो सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे ज़्यादा प्रोटॉन, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान होता है ना वो न्यूट्रॉन का होता है, उससे कम प्रोटॉन का होता है, और उससे कम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, जब हम मास का ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमने पढ़ा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। और इसकी खोज किसने की थी, यानी कि शब्द किसने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी मोजले ने इसका नाम दिया था। तो संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। शब्द किसने दिया, हेनरी मोजले ने दिया। मास का ऑर्डर क्या, सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कम क्यों है, आप बिल्कुल देख सकते हो, भी 10 के -31 है, यहाँ 10 के पावर -23 है। समझ में आया। तो आज हमने क्या कुछ पढ़ा, आज हमने एटम की संरचना पढ़ी, उसके मूलभूत कण पढ़े, उनका हमने आवेश पढ़ा, द्रव्यमान पढ़ा। कल हम परमाणु भार के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, और बिल्कुल अपने बेसिक तरीके से करें। जो भी चीज़ आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछते हैं, एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको, और कोई डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।